हेलो बच्चों, आज हम मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर वी विल बी कवरिंग 4 टॉपिक्स: फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव्स, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द नीट परस्पेक्टिव, क्योंकि नीट में मॉडर्न फिजिक्स से 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। ईच हेडिंग से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आता ही है। एंड sometime matter waves से they ask 2 questions, so 4 to 5 questions। 4 to 5 क्वेश्चन का मतलब हो गया बेटा आपके नीट का 10 से 12% वेटेज हो गया। इसका नीट का 10 से 12% वेटेज हो गया। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट, फ्रॉम द नीट परस्पेक्टिव। एंड द गुड थिंग अबाउट दिस चैप्टर इज ये बहुत ही आसान है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देयर विल बी 1 फॉर्मूला एंड बेस्ड ऑन दैट फॉर्मूला सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। सिमिलरली मैटर वेव्स में भी एक फॉर्मूला है, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी एक फॉर्मूला है एंड रेडियो एक्टिविटी में भी एक फॉर्मूला है। तो 4 चैप्टर है, 4 फॉर्मूले हैं, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल होने वाला है। लेकिन वन थिंग इज दैट दीज चैप्टर्स आर थियोरिटिकल। थियोरिटिकल का मतलब होगा कि आपको एनसीईआरटी और मॉड्यूल टाइम टू टाइम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ये 2 जो चैप्टर है आपको चैप्टर नंबर 11 में मिलेंगे, बुक 2 में। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 और ये दोनों चैप्टर नंबर 13 के अंदर क्लब्ड है। तो ये चैप्टर नंबर 11 हो गया, ये चैप्टर नंबर 13 हो गया, दोनों क्लब्ड है वहां पे। चैप्टर नंबर 12 जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है और एटॉमिक स्ट्रक्चर आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिस हैज टू बी रियली क्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 से 12% का वेटेज है, 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। आपको मॉड्यूल और एनसीईआरटी टाइम टू टाइम पढ़ते रहना है ताकि आपकी थियरी जो है वो भी होती रहे और साथ साथ प्रैक्टिस तो अपन करते ही रहेंगे। ओके, नाउ जो आज हम कवर करने वाले हैं दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। सो आई टेल यू द बेसिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपन क्या डिस्कस करेंगे कि लाइट आएगी किसी मेटल सरफेस से और उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। इस अपन पूरी प्रोसेस को डिटेल में स्टडी करेंगे। बट फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू your mind or that should come to your mind is why the name modern? Why the name modern? Modern word क्यों यूज कर रहे हैं हम? तो देखो बेटो, इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, लाइट की जो हिस्ट्री है उसके बारे में जानना पड़ेगा। आपको पता है कि सबसे पहले जो फिनोमिना लाइट के न्यूटन ने समझाए थे दैट इज इन 17th सेंचुरी, एंड वो फिनोमिना थे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो फिनोमेना थे वो न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थियरी से समझाए थे। कॉर्पस्कुलर थियरी, राइट, जिसमें लाइट को क्या माना जाता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके माना जाता है और उन पार्टिकल का न्यूटन ने नाम दिया था कॉर्पस्कल्स, राइट। एंड जो आपकी रे ऑप्टिक्स है जो आपका चैप्टर नंबर 9 है, उसमें अपन यही मानते हैं कि लाइट क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, कोलिजन्स होते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और उस बेसिस पे अपन रिफ्लेक्शन पूरा समझ सकते हैं। एंड न्यूटन ने ये सब कुछ अपनी बुक ऑप्टिका में बताया था इन 17th सेंचुरी। ओके, तो यहां तक तो बात क्लियर होगी कि न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी से अपन क्या समझा सकते हैं, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। दैट वाज इन 17th सेंचुरी। लेकिन 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में लाइट के नए फिनोमिनास डिस्कवर हुए। लाइट के नए फिनोमिनास डिस्कवर हुए। कौन से फिनोमिना? सच एज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। दीज फिनोमिनास वर डिस्कवर्ड एंड इन फिनोमिनास को अपन कॉर्पस्कुलर थियरी से नहीं समझा सकते थे। ठीक है, सो देयर वर साइंटिस्ट हाइगन्स एंड थॉमस यंग। थॉमस यंग का आपको पता होगा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, राइट, जो आपने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा था। एंड हाइगन्स के भी जो वेव थियरी है वो भी आपने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा था। तो वेव ऑप्टिक्स में आपने वेव थियरी के बारे में डिस्कस किया था। एंड वेव थियरी ऑफ लाइट से हम ये जो नए फिनोमिनास है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ये समझा सकते थे। एंड वेव थियरी से अपन रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन भी समझा सकते थे। तो यहां तक तो क्लियर हो गया कि वेव थियरी क्या है, इससे बेटर मॉडल है। कॉर्पस्कुलर थ्योरी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन को नहीं समझा सकती, लेकिन वेव थ्योरी इनको समझा सकती है। साथ ही साथ वेव थ्योरी रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को भी समझा सकती है। दैट मीन्स वेव थ्योरी वाज एक्सेप्टेड। वेव थ्योरी कुड
could describe all the phenomena, could explain all the phenomena of light. But then there was photoelectric effect. इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को ना तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी समझा सकती थी, ना ही वेव थ्योरी समझा सकती थी. वी नीडेड न्यू थ्योरी, एंड उस थ्योरी का नाम क्या था? फोटोन थ्योरी. तो अब हम जो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को फोटोन थ्योरी से समझाएंगे, एंड दैट इज द न्यू आइडिया इन द फिजिक्स. That is the modern idea in the physics, and that's how the birth of modern physics, happened. Okay, बच्चों, before we begin photoelectric effect, let's try to understand what is the process of electron emission. तो पिक्टोरियली आपको दिखाया गया है कि एक मेटल सरफेस है एंड उसके ऊपर अपन एनर्जी इंसिडेंट करवा रहे हैं. दीज माइनस थिंग्स आर इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं. तो बेसिकली मेटल सरफेस के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सेप्ट कर रहे हैं और उस एनर्जी को यूज करके दे आर गेटिंग आउट ऑफ द सरफेस. नाउ आपको ये पता होना चाहिए, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा कि मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. मैं फ्री इलेक्ट्रॉन की आपको एनालॉजी देता हूं. फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि वो किसी भी पर्टिकुलर एटम या पर्टिकुलर न्यूक्लियस से बंधे हुए नहीं है. दे आर फ्री टू रोम एनीवेयर इन द मेटल सरफेस. ठीक है, मेटल में कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, वो घूम सकते हैं. उनकी एनर्जी बाकी इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन वो इतने भी फ्री नहीं है कि वो मेटल से बाहर निकल जाए. मेटल से बाहर निकलने के लिए उनको क्या देनी पड़ेगी? अपन को एनर्जी देनी पड़ेगी, और इस एनर्जी को एक्सेप्ट करके वो बाहर निकल सकते हैं. इसी को अपन इलेक्ट्रॉन एमिशन कहते हैं. एक और एनालॉजी से आप समझ सकते हो. लेट्स से यू गो टू स्विमिंग पूल, राइट? स्विमिंग पूल में क्या होता है? बहुत सारा पानी होता है, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल. एक जिनको स्विमिंग आती है, एक जिनको स्विमिंग नहीं आती है. तो जिनको स्विमिंग आती है दे कैन रोम एनीवेयर इन द पूल. ठीक है, और जिनको स्विमिंग नहीं आती है वो क्या रहेंगे? वो एक लोकलाइज जगह पे ही रहेंगे. तो जिनको स्विमिंग नहीं आती है वो बंधे हुए हैं, दे आर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स. आप ऐसा एनालॉजी कर सकते हैं. और जिनको स्विमिंग आती है दे कैन मूव एनीवेयर, दैट इज दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन. लेकिन ध्यान रखना, वो इतने भी फ्री नहीं है कि स्विमिंग पूल से बाहर निकल जाए या मेटल सरफेस से बाहर निकल जाए. मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए उनको क्या देनी पड़ेगी? अपन को एनर्जी देंगे तो वो बाहर निकल सकते हैं. ठीक है, एंड दिस एनर्जी कैन बी प्रोवाइडेड इन मेनी फॉर्म्स. आप क्या कर सकते हो? मेटल सरफेस को गर्म कर सकते हो. गर्म करोगे तो दैट इज यू आर गिविंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड इट विल बी कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन. आप क्या कर सकते हो? आप हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकते हो. तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे फोर्स आएगा. फोर्स कितना आएगा? Q इंटू ई. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज स्मॉल ई लिख सकते हैं अपन. फोर्स Q इंटू ई आएगा, और अगर ये फोर्स बहुत ज्यादा होगा देन इट कैन कम आउट ऑफ द सरफेस. तो दिस विल बी कॉल्ड फील्ड एमिशन. ओके, एंड इफ यू अप्लाई light energy on the surface, that is you will shine light on the surface, right? Then this process will be called photoelectric emission. और यही हमारा चैप्टर है जिसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं. अच्छा, you should also know कि ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं ये कोई भी रैंडम एनर्जी के साथ बाहर नहीं निकलेंगे. You have to give some minimum amount of energy. एटलीस्ट उतनी एनर्जी तो आपको देनी ही पड़ेगी, तभी वो क्या होगा? सरफेस से बाहर निकल पाएगा. एंड उस मिनिमम एनर्जी का नाम होता है वर्क फंक्शन. ठीक है, तो वर्क फंक्शन क्या हो गया? ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए आपको. वर्क फंक्शन क्या हो गया? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस. ओके, इसका मतलब क्या होगा? वर्क फंक्शन किसके लिए डिफाइन होगा? जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए डिफाइन होगा, क्योंकि सबसे पहले सरफेस से बाहर कौन आएगा? जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होगा. ध्यान रखना. ओके, एंड जो वर्क फंक्शन और डिपेंड किस पे करेगा? सरफेस का नेचर कैसा है, मटेरियल कैसा है, एंड दोज पैरामीटर्स. ओके, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए. व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन एंड व्हाट इज वर्क फंक्शन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन. ओके, टू स्टडी photoelectric effect in detail, we need to know photon theory. ओके, अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं. ना तो वेव थ्योरी इसको समझा सकती है, ना ही कॉर्पस्कुलर थ्योरी समझा सकती है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को कौन समझा सकता है? फोटोन थ्योरी. एंड इट इज टाइम टू अंडरस्टैंड दैट फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट. नाउ फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहती है? फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट ये कहती है कि जब लाइट
ध्यान रखना, मेरी वर्डिंग पे ध्यान रखना, जब लाइट किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है या किसी मेटल सरफेस के साथ इंटरेक्ट करती है तो इट इज बिहेव्स एज क्वांटा। देखो, मैं आपको दो स्टेटमेंट बोल रहा हूं और दोनों स्टेटमेंट में बहुत फर्क है। अगर मैं आपको बोलूं कि लाइट क्वांटा से मिलके बनी है, ठीक है, या फिर मैं आपको बोलूं लाइट बिहेव इस तरह से कर रही है एज इफ इट इज मेड अप ऑफ क्वांटा, दोनों में फर्क है। अपन ये नहीं कह सकते लाइट क्वांटा से मिलके बनी है। ध्यान से समझना क्यों। देखो, जब आप वाईडीएसी करोगे तो लाइट किसकी तरह बिहेव करेगी? लाइट वेव की तरह बिहेव करेगी। बिकॉज वाईडीएसी में क्या होगा कि यू वुड हैव डन वाईडीएसी, राइट? वाईडीएसी में क्या होगा, लाइट आएगी यहां से, दो स्लिट है S1 एंड S2 एंड यहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस, इस तरह से बनती है या नहीं बनती है? तो यहां पे लाइट ऐसा बिहेव करती है एज इफ इट इज वेव। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट ऐसा बिहेव करेगी एज इफ इट इज मेड अप ऑफ क्वांटा। ठीक है, अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि लाइट क्वांटा से मिलकर बनी है, या अपन ऐसा नहीं बोल सकते लाइट वेव से मिलकर बनी है। लाइट वास्तव में क्या है, नोबडी नोज, बट अपन को बस इतना पता है कि व्हेन आई डू वाईडीएससी देन लाइट का बिहेवियर वेव टाइप का होगा, व्हेन आई डू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो लाइट का बिहेवियर क्वांटा जैसा होगा। क्वांटा मतलब इन पार्टिकल्स का नाम अपन फोटोन बोल रहे हैं, और फोटोन एक तरह से क्या है, क्वांटा ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का पैकेट है, एनर्जी का बंडल है। ठीक है, तो लाइट जब गिरेगी किसी मेटल सरफेस पे, सो इफ आई पिक्टोरियली ड्रॉ, दिस इज मेटल सरफेस एंड इस पे लाइट गिरेगी, तो मेटल सरफेस इस तरह से एब्जॉर्ब करेगा एज इफ इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी। इन टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी का अपन क्वांटा बोल सकता है, इनको अपन फोटोन बोल सकते हैं। समझ में आ गया, राइट? तो दिस वर्डिंग इज इंपॉर्टेंट, इट इज बिहेविंग एज इफ इट इज मेड अप ऑफ क्वांटा एंड इनका नाम होता है फोटोन्स। फोटोन इज द वर्ड वी आर गोइंग टू यूज एंड दैट इज व्हाई इट इज फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। ओके, इन फोटोन्स की जो एनर्जी है वो एनर्जी फिक्स रहती है एंड दैट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। तो अगर फ्रीक्वेंसी न्यू है तो एनर्जी विल बी एच न्यू, और वेवलेंथ लैम्डा है तो एनर्जी विल बी एच सी बाई लैम्डा। तो ये जो थियरी है ये मैक्स प्लांक ने दी थी। ठीक है, तो दिस एच न्यू एंड एच सी बाई लैम्डा, इट इज हिज कंसेप्ट। तो एच को अपन प्लांक्स कांस्टेंट भी कहते हैं एंड ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, ध्यान रखना इस चैप्टर में क्या होगा कि जो फॉर्मूलेज होंगे वो कम ही होंगे, लेकिन यूनिट्स में गलती बहुत हो सकती है। तो जब भी आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एच की वैल्यू चाहिए तो यू यूज दिस नंबर, जब भी आपको जूल में चाहिए यू यूज दिस नंबर। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल, ये दोनों नंबर आपको पता होना चाहिए। 6.63 10⁻34, 4.132 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। तो एनर्जी ऑफ फोटोन is fixed and that depends on the wavelength or frequency of the light used. E equal to hc by lambda, E is equal to h nu. Okay, momentum is also fixed. Now momentum अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? You have to use the आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बिकॉज फोटोन जो है वो किससे ट्रेवल करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं ना अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, वी हैव टू ब्रिंग इन द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो अगर मैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से लिखूं, E इक्वल टू क्या होगा बेटा, mc स्क्वायर। E इज द टोटल एनर्जी, पता ही होगा आपको, दिस इज वेरी फेमस इक्वेशन। नाउ इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, m इंटू c, ऐसा बोल सकता हूं। नाउ m इज द मास, आपको पता है फोटोन किस स्पीड से ट्रेवल करेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो m इंटू सी, मास इंटू वेलोसिटी, ये तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम। हो गया मोमेंटम। तो E इक्वल टू क्या आ गया, pc, और मोमेंटम क्या आ गया, E बाई सी। तो ये मैंने यहां पे लिख दिया आपके लिए, मोमेंटम इज E बाई सी। E को आप वापस से h न्यू लिख दो तो ये आ जाएगा h न्यू बाई सी, और आप E को एच सी बाई लैम्डा लिख दो, यहां से एच सी बाई लैम्डा अपॉन सी करेंगे तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो मोमेंटम इज एच बाई लैम्डा। ठीक है, तो लाइट इज बिहेविंग व्हेन इट इज इंटरेक्टिंग विद मैटर इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा और इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। दीज फोटोन्स हैव डेफिनेट एनर्जी एंड डेफिनेट मोमेंटम। एक चीज आपको यह भी क्लियर हो जाना चाहिए, तो वास्तव में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं तो अपन पढ़ क्या रहे हैं,
अपन लाइट का क्वांटम नेचर और लाइट का फोटो नेचर वो अपन डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में। ओके, ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। अच्छा, यहां पे एक और कंसेप्ट है जो आपको समझना है कि अगर कोई भी चीज लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, अगर कोई भी चीज लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रही है तो उसका रेस्ट मास 0 होता है, उसका रेस्ट मास 0 होता है, लेकिन उसका रिलेटिविस्टिक मास कुछ होता है। अब ये रेस्ट मास क्या है, ये रिलेटिविस्टिक मास क्या है? अगेन यू हैव टू गो इनटू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गिवन बाय आइंस्टीन। तो मैं वो लिखता हूं आपके लिए, m इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये इक्वेशन आपने कहीं ना कहीं तो देखी होगी, दिस इज फेमिलियर टू यू, आई एम श्योर, ये आपने कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी। तो ये जो m नॉट होता है दिस इज रेस्ट मास, और ये जो m होता है दिस इज रिलेटिविस्टिक मास, राइट। ये इक्वेशन क्या कहती है? ये इक्वेशन ये कहती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका रेस्ट मास m नॉट है, रेस्ट मास मतलब इफ इट इज स्टेशनरी, for example I am stationary so I'll have some rest mass, but I am going in a car, right? My mass changes, okay, according to this equation, but मेरे लिए या आपके लिए ये चेंज बहुत ही कम होता है। क्यों? c क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। v क्या है? हमारी ऑर्डिनरी डे टू डे लाइफ में व्हाट विल बी द वेलोसिटी? 100 किलोमीटर पर आवर, उसको आप कन्वर्ट कर लो अराउंड 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड अपॉन 3 × 10⁸, दिस नंबर विल बी 0, 1 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 सॉरी 1, m इज इक्वल टू m नॉट। तो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेस्ट मास और रिलेटिविस्टिक मास, लेकिन कोई पार्टिकल सच एज फोटोन किस स्पीड से जा रहा है? c से, लाइट की स्पीड से जा रहा है। c बाई सी 1, 1 माइनस 1 0, m कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। पॉसिबल नहीं है, मास इनफाइनाइट नहीं हो सकता, इसका मतलब इसको भी 0 होना पड़ेगा। तो जो फोटोन के लिए क्या आएगा? m 0/0। व्हाट इज 0/0? अनडिफाइंड, और आई मीन टू से इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो फोटोन का रेस्ट मास 0 होना पड़ेगा बिकॉज इट इज ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ लाइट, अदरवाइज ये इनफाइनाइट हो जाएगा जो पॉसिबल नहीं है। और अदर वे टू से दिस, अगर कोई चीज, अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल करना चाहती है तो उसका रेस्ट मास 0 होना पड़ेगा। समझे आप मेरी बात? अगर लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 0 आएगा ना, c बाई सी 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 आएगा, तो न्यूमरेटर भी 0 होना पड़ेगा। दैट मीन्स एनी ऑब्जेक्ट इफ इट वांट्स टू ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, इट्स रेस्ट मास मस्ट बी 0, और इफ एन ऑब्जेक्ट्स रेस्ट मास इज 0 देन इट इज ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ लाइट। बोथ आर ट्रू। रेस्ट मास 0 है तो वो c से जा रहा होगा, c से जा रहा है मतलब उसका रेस्ट मास 0 होना पड़ेगा। और ऐसा किसके केस में होता है? फोटोन के केस में होता है। समझ में आ गया? तो फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है बिकॉज ये c की स्पीड से चल रहा है। तो फोटोन का रिलेटिविस्टिक मास कैसे निकालेंगे? इक्वल टू mc² इक्वेशन लेके आएंगे अपन। तो आप e की वैल्यू लिख दो h न्यू या hc बाई लैम्डा, तो उस तरह से आप इसका रिलेटिविस्टिक मास निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर किसी का रेस्ट मास 0 है तो वो c से जा रहा होगा, या कोई c से जा रहा है इसका मतलब उसका रेस्ट मास 0 होना पड़ेगा। सो इफ somebody ask you can electron travel with the speed of light, answer is no. why? electron has some mass, उसका मास होता है, चाहे कितना भी कम हो, मास तो है ना, 9.1 × 10⁻31 kg मास है, तो वो लाइट की स्पीड से नहीं जा सकता। वो 0.99 c से जा सकता है लेकिन c से नहीं जा सकता। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन। देखो फोटोन ट्रैवल कर रहा है, जैसे मान लो लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से फोटोन आ रहे हैं, मेरी बॉडी से टकरा रहे होंगे, राइट। सो व्हाट दे आर कमिंग विद? दे आर कमिंग विद एनर्जी एंड मोमेंटम। फोटोन अपने साथ क्या लेके आ रहा है? एनर्जी और मोमेंटम लेके आ रहा है। अब वो किसी सरफेस से टकराएंगे, आपसे टकराएंगे, बेड से टकराएंगे, तो क्या होगा? वो एनर्जी और मोमेंटम किसको ट्रांसफर हो जाएगा? वो
बॉडी को ट्रांसफर हो जाएगा, वो मेटल सरफेस को ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में एनर्जी और मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेंगे। दैट इज द रूल ऑफ फिजिक्स। एनर्जी एंड मोमेंटम आर ऑलवेज कंजर्व। फोटोन मैटर के साथ कोलिजन करेगा, अपना एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर कर देगा, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन जो है वो कंजर्व नहीं रहेंगे। हो सकता है फोटोन एब्जॉर्ब हो गया तो फोटोन खत्म ही हो गया, हो सकता है नया फोटोन एमिट हो गया तो हो सकता है कि नए फोटोन बन गए। ठीक है, फोटोन की जो नंबर्स है वो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन क्या होगा, फोटोन का जो मोमेंटम और एनर्जी है, जो मतलब फोटोन प्लस जिस सरफेस से टकरा रहा है उस सिस्टम का जो एनर्जी और मोमेंटम है वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ये चीज आप ध्यान रखना। ऑलराइट, सो दिस इज द सिंपल फोटोन थ्योरी, राइट। क्या था, क्विकली रिवाइज कर सकते हैं अपन। फोटोन की तरह बिहेव करेगी लाइट जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी। फोटोन है वो क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स है, क्वांटा ऑफ एनर्जी है। ठीक है, उनका एनर्जी फिक्स रहता है hc/λ या hν, जो किस पे डिपेंड करता है, लाइट की वेवलेंथ या लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, एंड उसका मोमेंटम भी फिक्स होता है, दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, एंड इनका रेस्ट मास 0 होता है, c की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, एंड कोलिजन में इनके जो मोमेंटम और एनर्जी है वो हमेशा क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे। ओके, सो दिस थिंग शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि फोटोन की जो एनर्जी है वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी, एंड जो कितने फोटोन आ रहे हैं वो किस पे डिपेंड करेगा, कितने फोटोन आ रहे हैं वो किस पे डिपेंड करेगा, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा। ये मैं आपको बताता हूं क्या है इसका मतलब। जैसे मान लो मेरे पास 100 वाट का बल्ब है रेड कलर का, ओके, और मेरे पास एक और बल्ब है 50 वाट का रेड कलर का। ये बल्ब और ये बल्ब दोनों रेड कलर के हैं, दैट मीन्स दोनों ही कौन से फोटोन देंगे, रेड कलर के फोटोन देंगे। ठीक है, दोनों ही रेड कलर के फोटोन देंगे। और रेड कलर का वेवलेंथ फिक्स होता है क्या बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। विबग्योर पता है ना, विजिबल स्पेक्ट्रम। वॉयलेट का कितना होता है, लगभग 400 नैनोमीटर अपन ले सकते हैं, और रेड का 750 नैनोमीटर अपन ले सकते हैं। ठीक है, तो जो वॉयलेट कलर लाइट है उसके वेवलेंथ इतनी है, रेड कलर लाइट है उसकी वेवलेंथ इतनी है। तो चाहे बल्ब 50 वाट का हो चाहे बल्ब 100 वाट का हो, रेड कलर का है ना, तो इसके जो फोटोन होंगे ना वो 750 नैनोमीटर के होंगे। फोटोन 750 नैनोमीटर के होंगे, इसका मतलब यहां से जो निकलेंगे फोटोन उनकी एनर्जी आप निकालोगे, क्या आएगा, hc/λ। यहां से जो फोटोन निकलेंगे उसकी एनर्जी आप निकालोगे, क्या आएगा, hc/λ। सो जो दोनों बल्ब है इक्वल एनर्जी के फोटोन देंगे। ठीक है, फोटोन की एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन ये 100 वाट का बल्ब है, ये 50 वाट का बल्ब है, दैट मींस इससे जो निकलने वाले फोटोन्स होंगे ना उनके नंबर डबल होंगे। जैसे मान लो ये x नंबर ऑफ फोटोन एमिट कर रहा है, ठीक है, ये x नंबर ऑफ फोटोन एमिट कर रहा है, तो गिवन टाइम में ये x/2 नंबर ऑफ फोटोन एमिट करेगा। इट इज क्लियर? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके बच्चों, अपन ने फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट डिस्कस कर ली। अब अपन क्या करते हैं, थोड़े से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट पे बेस्ड। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेंज ऑफ एनर्जीज फॉर विजिबल लाइट फोटोन। तो आपको पता होना चाहिए विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम क्या होता है, विबग्योर, राइट। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, दिस इज 400 नैनोमीटर एंड दिस इज 750 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ होती है। तो आपको इसकी एनर्जी निकालनी है, इसकी एनर्जी निकालनी है, तो रेंज आ जाएगी हमारे पास। तो इसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे, एनर्जी क्या होती है, कैसे कहा था, hc/λ। अब देखो यहां पे कैलकुलेशन क्या हो सकती है, बहुत ही गंदी हो सकती है। h आपको पता है 6.63 × 10⁻34, c 3 × 10⁸। अगर बार बार ये करोगे ना बेटा तो बहुत टाइम लग जाएगा। hc आप याद रखो, वैसे मैंने बताया था hc कितना होता है, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंगस्ट्रॉम, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंगस्ट्रॉम होता है। लैम्डा आप आंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, 400 नैनोमीटर 4000 आंगस्ट्रॉम। तो एनर्जी किस में आ जाएगी बेटा, इनका रेशियो ले लो, 12400/4000, तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेशन सिंपल हो गई ना।
तो जो वायलेट फोटॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी होती है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट अबाउट रेड कलर फोटोन, एनर्जी क्या लिखोगे 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंगस्ट्रॉम अपॉन 7500। नैनोमीटर से आंगस्ट्रॉम कन्वर्ट करना है तो क्या होता है 10 से गुणा करना होता है, आपको पता है ना 10 आंगस्ट्रॉम इक्वल टू 1 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर से आंगस्ट्रॉम जाएंगे तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन कर सकते हो क्या, ये लगभग आ जाएगा 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, वैसे ज़्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं है। आप क्या कर सकते हो 75 को क्या लिख सकते हो 3/4 लिख सकते हो ना, तो 3/4 ऊपर चला जाएगा, आप कैलकुलेशन कर लेना 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो जो विजिबल है फोटॉन्स है उनकी जो रेंज ऑफ एनर्जी होती है 1.6 इलेक्ट्रॉन से 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी वाले फोटोन क्या हो जाएंगे, अल्ट्रावायलेट फोटॉन्स हो जाएंगे, और 1.6 इलेक्ट्रॉन से कम एनर्जी वाले फोटोन क्या हो जाएंगे, इंफ्रारेड फोटॉन्स हो जाएंगे। तो ये आइडिया आपको होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज E इक्वल टू PC वैलिड फॉर इलेक्ट्रॉन? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट। क्या ये इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है क्या? मैंने आपको पहले ही बोला था कि फोटोन के लिए अपन ने कैसे किया था, याद करो, E इक्वल टू mc² को अपन ने ऐसे लिखा था ना, याद है, E इक्वल टू mc², फेमस आइंस्टीन इक्वेशन, mc इंटू c। इसको अपन ने क्या बोला था, मोमेंटम बोला था। लेकिन ये कब वैलिड था, अगर कोई पार्टिकल किस स्पीड से जा रहा था, लाइट की स्पीड से जा रहा था। और लाइट की स्पीड से कौन सा पार्टिकल जा सकता है, जिसका रेस्ट मास 0 हो, दैट इज फोटोन। तो इसका मतलब E इक्वल टू PC फोटोन के लिए वैलिड है, ऑफ कोर्स है, फोटोन के लिए तो वैलिड है, ठीक है। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास होता है क्या, होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है पता होगा तुम्हें, 9.1 10⁻³ kg, यस और नो। कितना भी कम हो, रेस्ट मास है ना, रेस्ट मास है, मतलब E इक्वल टू PC वैलिड नहीं होगा, नो फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड नहीं होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया, बट आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट फॉर ए फोटोन हैविंग वेवलेंथ इतना, कैलकुलेट मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, राइट। सो हाउ डू यू कैलकुलेट दिस थिंग, फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूला एक ही है, E इक्वल टू hc/λ, और इसी से अपन क्या कर सकते हैं, सारे फॉर्मूले अपन डिराइव कर सकते हैं। एनर्जी आ गया, ठीक है, hc/λ। ये अच्छा, इसको hν भी लिख सकते हैं ना बेटा, तो ये c/λ क्या है, c/λ क्या है, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, E/c करेंगे, E/c क्या होगा, h/λ होगा, ये c इधर आ जाएगा, E/c h/λ होगा, तो ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम। ओके, तो फॉर्मूले जो भी सारे हैं, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, मोमेंटम, सारे के सारे फॉर्मूले इसी इक्वेशन में, E इक्वल टू hc/λ, ठीक है। c से डिवाइड किया तो क्या आ गया, मोमेंटम, c/λ किया तो क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी, hc/λ किया तो क्या आ गया, एनर्जी। तो सब कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, कैलकुलेशन थोड़ी सी टीडियस होगी, लेकिन आपको यूनिट का ध्यान रखना है, अदरवाइज गड़बड़ हो सकती है। तो मोमेंटम निकालते हैं, तो मोमेंटम ये बोलता है कितना होता है, h/λ, ठीक है। तो मोमेंटम केजी मीटर, एसआई यूनिट में निकाल दे सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड। तो h की वैल्यू कितनी है, 6.63 10⁻34। लैम्डा कितना है, 0.2 माइक्रोमीटर, तो 0.2 10⁻6। ये जूल सेकेंड है और ये मीटर हो गया, माइक्रोमीटर 10⁻6 हो गया। ये कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, ये क्या बन जाएगा, 2 × 10⁻7 बन जाएगा बेटा। 6.63/2 कर सकते हैं, लगभग 3.3 आ जाएगा, 3.3। ओके, कैलकुलेशन जब भी करते हैं तब आप क्या करा करो, पार अलग कर लिया करो और नंबर अलग कर लिया करो। तो मैंने नंबर अलग कर लिया, 6.63 और 2 ये अलग कर लिया, तो अपॉन 2 किया तो 3.3 आ गया। एंड 34 और 7 ये पार अलग कर ली, तो कितना आ जाएगा, ऊपर जाके प्लस होगा, तो 10⁻34 प्लस 7 27। और मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड। ये मोमेंटम आ गया। वेवलेंथ निकाल सकते हैं क्या, सॉरी वेवलेंथ दे रखी है, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी क्या बोल रहा है, c/λ, ठीक है, c/λ। c इज 3 × 10⁻8
लैम्डा इज 0.2 इंटू 10⁻⁻6, यही आएगा। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी? हर्ट्ज। ओके, और सेकंड इनवर्स, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 3/0.2, 30/2, 15 आ गया, इंटू ये तो नंबर अलग हो गया, पार अलग हो गया, 8 + 6 14 आ गया फ्रीक्वेंसी। व्हाट अबाउट एनर्जी? hc बाई लैम्डा। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि hc को क्या लिख दें? 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंगस्ट्रॉन्ग। तो इसको आंगस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना आना चाहिए, कर सकते हो क्या? देखो, माइक्रोमीटर, 0.2 माइक्रोमीटर को क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻6 मीटर लिख सकते हैं। अब आप क्या करो, 10⁻⁻10 होता है ना आंगस्ट्रॉन्ग, 10⁻⁻10 होता है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 0.2 10⁻4 इंटू 10⁻10 ऐसा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? ध्यान से देख लो, ये 10⁻6 था, +4 -4 किया, तो ये 10⁻10 आ गया। अब इसको क्या लिख देंगे अपन? आंगस्ट्रॉन्ग लिख देंगे, और ये कितना बन जाएगा? 2000। ओके, सो दिस विल बी 2000 आंगस्ट्रॉन्ग। 2000 आंगस्ट्रॉन्ग आ गया। क्या आ गया? वेवलेंथ आ गई। वंस यू हैव 2000 आंगस्ट्रॉन्ग, तो आप क्या करो, 12400/2000 कर दो, तो एनर्जी आ जाएगी। तो आई विल डू इट हियर, लेट मी चेंज सम कलर। तो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंगस्ट्रॉन्ग अपॉन 2000 आंगस्ट्रॉन्ग, तो बेटा एनर्जी कितनी आ जाएगी? 6.2। कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ ऑफ कोर्स ये इसकी रेंज क्या होगी? इसकी एनर्जी क्या है? 3.1 से ज्यादा है ना, 3.1 अपन ने बोला था ना, कौन सा फोटोन होता है? वायलेट कलर का फोटोन होता है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो दिस इज अल्ट्रा वायलेट फोटोन। तो आपको समझ में आ गया कि गिवन वेवलेंथ वी कैन कैलकुलेट एवरीथिंग, मोमेंटम, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। चले आगे। फॉर ए फोटोन हैविंग एनर्जी इतना, कैलकुलेट मोमेंटम एंड इफेक्टिव मास। नाउ इस बार एनर्जी दे रखी है, तो एनर्जी दे रखी है तो मोमेंटम क्या लिख सकते हैं? E/c। पिछली बार h बाई लैम्डा लिखा था जब वेवलेंथ दे रखी है, लेकिन इस बार आपको एनर्जी दे रखी है, तो मोमेंटम इज E/c। अब E की वैल्यू पुट कर दो। ना ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये पता है कि आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ये इस चैप्टर में बार बार यूज होगा, तो ये पता होना चाहिए आपको, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। और इलेक्ट्रोस्टैट में तुमने पढ़ा होगा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से एक्सेलरेट कराएं, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से एक्सेलरेट कराएं, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो इस तरह से अपन लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कन्वर्जन आना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नथिंग बट एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ओके, नाउ मोमेंटम कैलकुलेट कर लो, E/c। तो 9 मेगा मतलब 10⁻6 हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जूल में आ गया, 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में आ गया। C कितना होता है? 3 इंटू 10⁸। कैलकुलेशन आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। नंबर अलग कर लो, पार अलग कर लो, तो नंबर कितना हो गया? 9/3, 3 इंटू 1.6, 4.8 आ गया नंबर। ओके, ये मीटर पर सेकेंड है बेटा, 4.8 आ गया नंबर। पार क्या है? -19 + 6, -13, ऊपर जाएगा 8, -8, 13 और 8 21 माइनस का, और यूनिट क्या हो जाएगी? kg मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ कैन वी कैलकुलेट इफेक्टिव मास? मास क्या होता है? E/c² इक्वल टू mc² से कर सकते हैं। E दे रखा है आपको 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, C आपको पता है, बस वैल्यू पुट करनी है। नंबर बहुत ही सिंपल है, ध्यान रखना है कि यूनिट का ध्यान रखना है। 9 मेगा, मेगा नहीं भूलना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C², 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। मास केजी में आएगा, सब ऐसा यूनिट यूज किया है। तो देखो 3 का स्क्वायर 9, ये तो गया। ओके,
तो अब क्या बचा 1.6, नंबर में केवल 1.6 ही बचा, 3 का स्क्वायर 9 कैंसिल हो गया, नंबर में 1.6 ही बचा। तो इधर कितना है 19, इधर कितना है 6 और नीचे कितना आएगा 10⁻16 आएगा। ध्यान से देखो ये 9 × 10⁻16 बनेगा, ठीक है, वो 9 × 10⁻16 बनेगा। तो देखो 9 से 9 तो कैंसिल हो गया, नंबर 1.6 बचा, ये 16 ऊपर जाएगा तो 6 - 16 -10 और -19 -29। ये कौन सा मास है? दिस इज द इफेक्टिव मास बोल सकते हैं या इसको रिलेटिविस्टिक मास बोल सकते हैं, ठीक है। रेस्ट मास तो क्या होता है 0 होता है। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, 2 photons आर हैविंग सेम मोमेंटम, विल दे हैव सेम वेवलेंथ? या फिर 2 photons आर हैविंग सेम वेवलेंथ, विल दे हैव सेम मोमेंटम? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रू एंड फॉल्स का है। ध्यान से देखो, आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, P = h/λ, फॉर्मूला तो यही है, P = h/λ। तो कह रहा है कि अगर 2 photon हैविंग सेम मोमेंटम विल दे हैव सेम वेवलेंथ, तो अगर ये नंबर सेम है तो ये नंबर सेम होगा क्या? व्हाट डू यू थिंक? ये नंबर सेम है तो ये नंबर सेम होगा क्या? तो ऑफ कोर्स दिस नंबर विल बी सेम, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, कोई दिक्कत नहीं है। 2 photon हैविंग सेम वेवलेंथ, तो क्या उनका मोमेंटम सेम होगा क्या? ये फिर से पूछ रहा है कि ये नंबर सेम है तो ये नंबर सेम होगा क्या? व्हाट डू यू थिंक? अगर ये नंबर सेम है तब तो ये सेम हो गया, तो ये तो ट्रू हो गया। अब ये नंबर सेम है तो ये नंबर सेम होगा क्या? देयर इज ए कैच। व्हाट इज द कैच? मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पे जो भी अपन मोमेंटम यूज करते हैं दैट इज द मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। तो अगर मोमेंटम सेम था दैट मीन्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम था, तो वेवलेंथ तो सेम होना ही है। बट वेवलेंथ सेम है तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट मोमेंटम की डायरेक्शन क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। मे बी फोटोन्स आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, गेटिंग माई पॉइंट? तो उसमें मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा? अलग होगा। सो दिस इज फॉल्स एंड दिस इज ए ट्रिकी क्वेश्चन। दिस इज ए ट्रिकी क्वेश्चन, ये गलत हो सकता है, तो ध्यान रखना आप इसका। ओके बच्चों, तो अपन ने फोटोन थ्योरी पढ़ ली और अपन ने फोटोन थ्योरी पे क्वेश्चंस कर लिए। तो अभी तक जो हम कर रहे थे वो केवल एक फोटोन की एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज hc/λ और h न्यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी रिलेशन फॉर ए पावर सोर्स। कोई एक पावर सोर्स है जिसकी टोटल एनर्जी E है, ठीक है, तो वो एनर्जी किस तरह से एमिट करता है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि फोटोन थ्योरी ये कहती है कि जो भी एनर्जी E है वो क्या होगा hc/λ के पैकेट्स में ही रिलीज होगी। समझ में आ रहा है? वो hc/λ के पैकेट्स में ही रिलीज होगी, मतलब मिनिमम से मिनिमम एनर्जी क्या होगी hc/λ। अगर टोटल एनर्जी E है तो E को hc/λ से डिवाइड कर देंगे, दैट इज द नंबर ऑफ टोटल पैकेट्स। समझे आप मेरी बात? ये यूनिटरी मेथड है। E तो क्या हो गई टोटल एनर्जी, और एनर्जी ऑफ वन पैकेट क्या होगी hc/λ। सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स एमिटेड बाय दैट पावर सोर्स, और टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स अपन बोल सकते हैं। समझ में आया आप मेरी बात? कि अगर टोटल एनर्जी E है, ठीक है, और उसकी जो सोर्स है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है या फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो आप इसको n × h न्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वो कितने फोटोन एमिट करेगा? वो n फोटोन एमिट करेगा, और ईच फोटोन की जो एनर्जी है वो हमेशा फिक्स रहेगी, दैट विल बी आइदर h न्यू और hc/λ, आप कैसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो दिस इज विद टोटल एनर्जी। लेकिन अगर पार आ गई, व्हाट इज पार? टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम, यस और नो? टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम। फिर भी क्या होगा, एनर्जी ऑफ वन फोटोन तो इतनी रहेगी ना बेटा, वो किस पे डिपेंड करेगा? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे। तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज फिक्स, सो ये n जो होगा वो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, या फिर n × h न्यू लिख सकते हो। समझ में आ रहा है ना? बहुत ही सिंपल है कि अगर P किसकी पार है? टोटल पार है। दिस इज द टोटल एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम। इस एनर्जी में किसका भाग दे दो? एक फोटोन की एनर्जी का भाग दे दो, तो क्या आ जाएगा? दिस इज द टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम, दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन, सो P/h न्यू विल बी टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, ठीक है। ऐसा ही एनर्जी के साथ था, ऐसा ही पार के साथ है, पार इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, और ऐसा ही इंटेंसिटी के साथ होगा। व्हाट इज इंटेंसिटी?
energy per unit area per unit time. Okay, so x will be what? X will be number of photons per unit area per unit time. So this can be written either as x into h nu. समझ में आ गया? जैसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, एक सोर्स है जिसकी इंटेंसिटी आई है, जिसकी इंटेंसिटी आई है, आपसे पूछता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted by that source in per unit area per unit time. So what do? I is the intensity, ठीक है, that is the total energy emitted by source per unit time per unit area. H nu is the energy of one photon. So इसका रेशियो आ जाएगा total number of photons emitted by that source in per unit area in per unit time. ओके, सिंपल यूनिटरी मेथड है, ये पता होना चाहिए आपको. चाहे आप एनर्जी ले लो, चाहे आप पावर ले लो, चाहे आप इंटेंसिटी ले लो, एवरीथिंग इज गोइंग टू रिमेन सेम. जो भी एनर्जी होगी उसका जो पैकेट होगा, एनर्जी का पैकेट, वो फिक्स रहेगा. नंबर ऑफ पैकेट्स क्या होंगे, कम ज्यादा होंगे, डिपेंडिंग ऑन सोर्स की इंटेंसिटी, एनर्जी या पावर क्या है. ऑलराइट, लेट्स डू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. तो आपके पास है टू बल्ब्स, रेड एंड ब्लू आर रेटेड एट सेम पावर. तो दोनों की पावर सेम है, तो अपन क्या लिखेंगे, P इक्वल टू एन इंटू एच न्यू रेड के लिए, P इक्वल टू एन इंटू एच न्यू ब्लू के लिए. यही तो लिखेंगे, पावर दोनों की सेम है. ठीक है, रेड कलर के फोटोन की एनर्जी एच न्यू रेड से अपन ने डिनोट कर दी, ब्लू कलर के फोटोन की एनर्जी एच न्यू ब्लू से अपन ने डिनोट कर दी. आपसे पूछा है कि कंपेयर द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड बाय देम इन ए गिवन टाइम. तो एक चीज बताओ, कौन से फोटोन की एनर्जी ज्यादा होती है, रेड कलर के फोटोन की या ब्लू कलर के फोटोन की? थोड़ी देर पहले ही किया था. रेड कलर के फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ब्लू कलर के फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. किया था ना अपन ने रेंज ऑफ एनर्जी निकाली थी, विबग्योर, वॉयलेट एंड रेड के लिए. वॉयलेट के लिए फोटोन का जो वेवलेंथ था वो 400 नैनोमीटर था, तो उससे एनर्जी आई थी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. रेड के लिए जो फोटोन था उसकी वेवलेंथ 750 नैनोमीटर थी, तो उसके लिए एनर्जी आई थी 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो दोनों की पावर सेम है, लेकिन एक फोटोन की एनर्जी इसमें कम है. दैट मीन्स नंबर ऑफ फोटोन यहां पे ज्यादा होगा. एक फोटोन की एनर्जी ज्यादा है, नंबर ऑफ फोटोन यहां पे कम होगा. मैं एक और एनालॉजी देता हूं. जैसे मान लो ये 100 रुपए, कि एक्चुअली क्या है कि पैसे से सबको समझ में आता है ना. पैसा नहीं समझ में आता ना बेटा, तो कोई मतलब ही नहीं है फिर. तो ये 100 रुपए, ये एक पैकेट है. लेट्स से ये पैकेट 1 रुपए का है, लेट्स से ये पैकेट 2 रुपए का है. तो अगर ये 1 रुपए का पैकेट होगा तो कितने आएंगे, ऐसे 100 कॉइन मिलेंगे आपको. अगर ये 2 रुपए का कॉइन है तो ऐसे कितने कॉइन मिलेंगे, 50 कॉइन मिलेंगे. सिंपल सी बात है. ठीक है, फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ पैकेट्स कम हो गए, फोटोन की एनर्जी कम हो गई तो नंबर ऑफ पैकेट्स ज्यादा हो गए. तो यहां पे क्या लिख सकता हूं, रेड कलर के जो फोटोन्स होंगे वो ब्लू कलर से ज्यादा होंगे, अगर उन दोनों की पावर क्या है, सेम है. ओके, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक बल्ब है जिसकी पावर कितनी है. सो व्हाट, वेवलेंथ उसकी इतनी है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड बाय इन 10 आवर्स. तो अगर आप नंबर ऑफ फोटोन क्या निकाल सकते हो, 1 सेकंड में निकाल सकते हो ना, तो 10 घंटे में भी निकाल सकते हो. 10 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 10 इंटू इतना ही तो करना है. 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, उसे मल्टीप्लाई तो करना है. एंड देयर इज एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन. assume 100% efficiency and assume 30% efficiency for converting electrical energy into light energy. बल्ब क्या करता है, बल्ब इनपुट क्या लेता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है. अपन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से एनर्जी आती है और बल्ब क्या करता है, उस एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो पहले अपन 100% एफिशिएंसी पे काम करते हैं. ठीक है, तो पावर दे रखी है आपको 100 वाट और वेवलेंथ दे रखी है आपको, नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं. अपन क्या करेंगे, 1 सेकंड में निकाल लेंगे, फिर अपन इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 घंटे में आ जाएंगे. ठीक है, सीखा क्या था, P इक्वल टू एन इंटू एच सी बाई लैम्डा. दिस इज द टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम, दिस इज द नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन. द नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम कितना आ गया, P लैम्डा बाई एच सी. सॉरी, I should write here hc, p lambda upon hc.
P की जगह 100 वाट रखेंगे, लैम्डा की जगह 400 नैनोमीटर रखेंगे, H प्लांक कांस्टेंट एंड C। बहुत ही गंदी कैलकुलेशन होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो यूज़ करना तो आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि 1/hc है ना, उसको आप 5 × 10⁻24 यूज़ करेंगे SI यूनिट्स में, ठीक है। तो उससे आपकी सारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 1/hc की जगह ये लिख देंगे तो n देख कितना आएगा, P तो कितना है 100, SI यूनिट में काम करना है अब, तो लैम्डा 400 नैनोमीटर है, तो 400 × 10⁻⁹ 1/hc 5 × 10⁻24। तो दीज आर द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। पर सेकेंड क्यों बोला, ये पार क्या होती है, एनर्जी पर सेकेंड। तो ये n क्या आएगा, फोटॉन्स पर सेकेंड। क्या ये कैलकुलेशन आसान है, बहुत ही आसान है। नंबर अलग कर लो, पार अलग कर लो, तो 5 4 जा 20 इंटू ये 10⁻² है, 10⁻² है, 4 हो गया, 4 + 24 28 - 9 19 फोटॉन्स आ गया 1 सेकेंड में, ठीक है। 10 घंटे में चाहिए तो इसको इस नंबर से गुणा करो, सिंपल सा है। अगर आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको दे रखा क्या था, एनर्जी पर यूनिट टाइम। एक फोटोन की एनर्जी दे रखा था, नंबर ऑफ फोटोन निकालने थे, यूनिटरी मेथड से आ गया। नाउ नेक्स्ट थिंग दे आस्किंग इज assume 30% एफिशिएंसी। नाउ इसका मतलब क्या है, देखो बल्ब जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, ये आपको पता ही होना चाहिए। कोई भी प्रोसेस के लिए एफिशिएंसी 100% नहीं होती, 30% होती है। 30% इस केस में, सॉरी 100% से कम होती है। तो 30% के लिए क्या करेंगे, देखो ये जो पार है अपन ने यहां पे कैलकुलेट किए 100 वाट के हिसाब से की है। अब जो हमारी P डैश पार है जो एक्चुअली यूज होगी इस कैलकुलेशन के लिए, वो 30% ऑफ 100 वाट ही होगी। तो जो n आएगा वो n कितना आ जाएगा, 30/100 इंटू P इंटू लैम्डा अपॉन hc। आया समझ में, ये एक एफिशिएंसी का फैक्टर था जो यहां जुड़ गया। इस केस में तो आपने सारा का सारा कर लिया, 100 वाट से कर लिया, इसमें 100 वाट का 30% से आपने कर लिया, तो कैलकुलेशन यही रहने वाली है, ठीक है। बस अपन को इसका 30% लेना है, तो 0.3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इफ यू आर स्मार्ट देन व्हाट यू विल डू, यू वॉन्ट डू ऑल द कैलकुलेशन अगेन, बस आप इसका सीधा 30% लेंगे, तो दैट विल बी n प्राइम बोल दूं मैं इसको 6 × 10⁻19 पर सेकेंड, ठीक है। 10 घंटे के लिए अगेन आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है।